हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज हमारे जो सवाल चल रहे हैं ये टॉप 30 क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के चल रहे हैं, आज इनका 18वां भाग है। ठीक है। तो आज इनमें हम जो है नए 30 सवाल पढ़ेंगे। अब परीक्षा का जो समय है बहुत नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए बहुत केयरफुल्ली तैयारी करिएगा। ठीक है। देखो, कह रहा है कि व्यंजक इतने इतने में ऋण संख्या के कितने घटक होंगे। पहली बात तो आप ऋण संख्या ले लो। ऋण का मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। यानी अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है। तो इन्हें हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, जरा देखिए। यहाँ पे ये लिखा है हमारे पास पहले 30। तो क्यों ना हम 30 के फैक्टर कर लें अभाज्य। जैसे कि दो, दो तिया छः पंजे 30, यही तो फैक्टर हो जाएंगे। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? 30 की। फिर लिखें 18, दो तिया छः तिया 18, ये 18 की आ गई। 7 तो एक ही होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, और इनकी पहले से ही पावर कितनी लगी हुई है? 15। ठीक है। 18 के हमने जो फैक्टर किए हैं वो कितने आए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, और होल पावर कितनी? 10। ये 7 की होल पावर कितनी? 12। सबसे पहला काम इनका यही है कि हम अभाज्य इनके क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये देखिए ये कितने घटक हैं? 1 2 3। तो उतनी ही संख्याओं से घात की गुणा कर दो। अब प्लस 1 2 3 गुणा कितने? 10। प्लस यहाँ तो एक है तो 12 से गुणा। अब यहाँ 15 तियाँ 45, और 10 तियाँ 30, 12 एकम 12। इन सबको क्या करिए? जोड़ दो। 5 और 2 7, 4 3 7 और 1 8। अर्थात इसके कितने टोटल फैक्टर होंगे? 87 फैक्टर होंगे। घटक पूछ रहा है या हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछे कितने होंगे, तो वो सब एक ही आंसर है, एक ही बात है। तो कितना हो गया आंसर आपका? 87। ठीक है। अगला, अगला हमसे सवाल कह रहा है कि 100 अंकों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करने के बाद 56 अंक प्राप्त करता है। यानी कि उसने 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अंक उसके आए हैं कितने? 56। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 अंक काट लिया जाता है। उसने कितने सही प्रश्न हल किए, ये पूछ रहा है। तो जरा देखिए हमारे पास जो दिया है कि 100 क्वेश्चन थे उस परीक्षा में, उसने मान लो कि सही कितने किए हैं? इसने ये सही किए हैं, और ये इधर हम गलत लिखे ले रहे हैं। ठीक है। गलत। तो भाई अगर हमने 100 में से मान लो 80 सही किए होते, तो गलत कैसे निकालते? 80 घटा लेते। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे लिखो, उसने x सही किए हैं तो आप लिखेंगे 100 माइनस एक्स। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाता है। इस प्रकार काटने पीटने के बाद कुल अंक उसके कितने आते हैं? 56। ठीक है। तो अब इनकी गुणा करिए। देखो बटे में 3 है, बटे का मामला ठीक नहीं है, तो सबकी 3 से गुणा कर दो। तो ये है 3x माइनस 100, अब माइनस माइनस प्लस x, इनकी भी गुणा करो। 3 छक 18, 3 पंजे 15, और एक कितना? 16। ठीक है। अब 3 और एक 4x हो गए, और ये जोड़ लो कितने हो गए? 268। 4 से काट दो। 4 छंग 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28। एक्स बराबर, अर्थात उसने जो है टोटल 67 क्वेश्चन किए थे वो सही थे। उसके कितने क्वेश्चन सही किए थे? 67 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमारा सवाल हल हो गया, यानी आंसर आपका बी है। समझ गए हैं? ये सवाल जो है बहुत अच्छा है और कई बार पूछा गया है, तो आपसे जरा इसे विशेष कर देखिएगा। ठीक है। आगे सवाल में देखिए। अगला कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है। कह रहा है विक्रय मूल्य के हानि जो हो रही है, अगर कोई चीज 100 रुपया की बिक रही है तो उसे 25% हानि हो रही है। यानी 100 पे जब परसेंटेज लागू होती है वो 100 पे लागू होती है। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम 100 में बेचते हैं तो 25 की क्या होती है? हानि। अर्थात उसने इसे क्रय कितने में किया होगा? तो क्रय मूल्य हो गया इसका 75। भाई ओ सॉरी भाई, अगर हम 100 की बेच रहे हैं तो 25 रुपया हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? तो खरीदा तो ज्यादा में होगा, यानी कितने में? 125 रुपए। कितने में खरीदा होगा?
125 में खरीद के आप जब 100 में बेचेंगे तभी तो 25%, 25 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि क्या है, यानी हानि की दर पूछ रहा है। ठीक है, जरा देखिए, हमें हानि कै रुपए की हो रही है, 25 की। उसका जो वास्तविक मूल्य है कितने रुपया है, 125, और गुणा में कितना, 100। 25 पंजे 125, पान दूनी 10, अर्थात उसे कै परसेंट हानि हुई है, 20% हानि हुई है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ए वाला। अगला सवाल कह रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 12 रुपया है। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग कैसे, जब भी हमें 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर निकलवाता था, तो वो हम लोग निकालते थे कि राशि गुणा दर बटे 100 गुणा दर बटे कितने, 100, और बराबर हमारा जो है अंतर निकल के आ जाता था। ठीक है, ये ध्यान हो तो यही सूत्र है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे राशि हमें नहीं पता है, तो राशि हम मान ले रहे हैं x, दर है 4/100 गुणा 4/100, और जो अंतर दिया है वो दिया है हमें 12 रुपए का। कितने का दिया है, 4×3 वो 4×25=100, चलो 3×4 वो 4×3=12, तो x की वैल्यू इनकी गुणा कर दो, 25×3=75, यहाँ 100 बचे हैं। अर्थात वो धनराशि जो थी वो कितने रुपया थी, 7500 रुपये थी। ठीक है, ये हमारा आंसर बी आ गया। ठीक, आगे देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो जब भी यहाँ पे कहीं पे ऐसा कोई सवाल आए, तो जो पैसे ना दिए हों, तो जो मतलब क्रय है वो विक्रय हो जाता है, जो विक्रय है उसे क्रय मान लेते हैं। क्या कह रहा है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो ये हो गया 36 हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय। ठीक है, चाहे विक्रय लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया विक्रय, क्योंकि इसने रुपए नहीं दिए हैं, संख्या दे रखी है। तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, यहाँ पे ये क्रय मूल्य। अब ये विक्रय जो कह रहा है ये हम मान लेंगे क्रय, कितना हो गया, 30। ठीक है, अब समझिए जरा, सवाल बन गया भाई कि 30 रुपया में खरीदा है और कितने में बेचा है, 36 रुपए में, तो हमें क्या हुआ होगा, लाभ। 30 में खरीद के अगर कोई चीज 36 में बिक जा रही है तो लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ, 6 का, गुणा 100 और बटे में कितने, 30। ठीक है, तो 0 से 0, 3 दूनी 6, यानी कि कै परसेंट हमें लाभ हुआ है, 20%। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हल हो गया, ऑप्शन आपका ए ठीक है। अगला देखिएगा, अब जो कह रहा है 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए व बी से एक दूसरे की ओर 40-35 की चाल से चलकर 36 मिनट बाद मिलती हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। देखो जब भी कोई जो गतिमान चीजें होती हैं वो एक दूसरे के अगर अपोजिट आ रही हैं तो जुड़ जाती हैं, चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब वो 45 मिनट पहली गाड़ी भी चली है, दूसरी गाड़ी भी चली है, तो कुल दूरी है कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि ये कह रहा है अगर स्टेशन यहाँ से ए है और ये बी है, ठीक है, एक गाड़ी इधर से जा रही है 35 की चाल से और इधर से आ रही है 40 की चाल से, ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो 40 मिनट, कहाँ पे गया भाई, 36 मिनट है, सॉरी, यहाँ पे दिया है 36 मिनट, कितने, 36 मिनट के बाद मिल जाती हैं। तो भाई देखो एक इधर को आ रही है और एक इधर को, अपोजिट चल रही हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि आपकी जो चाल हो गई इनकी वो 35 + 40 अर्थात चाल हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये समय रहा। अब हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे चाल आपकी कितनी है, 75, और समय कितना है, 36 मिनट। अब ये समय मिनट में है, ये घंटे में है, तो इसे भी काहे में बना लीजिए, मिनट में। 15 पना 75, 15 चौके 60, 4 नेम 36, 9 पंजे 45, यानी कि दोनों जो स्टेशन हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, कितनी दूर है, 45। अगला देखिए, कह रहा है किन्हीं 6 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है। अब कह रहा है इनमें प्रथम 4, अंतिम 3, चौथी संख्या। तो देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि ये तोड़ तोड़ के दिए हों आपको, तो पहला जो इकट्ठा दे रखा है उसकी गुणा करिए औसत से, फिर जो तोड़ तोड़ के दे रखे हों उन्हें एक ब्रैकेट में उनकी गुणा कर लीजिएगा और उनका अंतर ले लो, वही आपसे जो पूछ रहा है संख्या वो आ जाएगी। जैसे पहले कह रहा है 6 संख्याएं थी, इनका औसत 30 था, तो भाई हमने लिखा 6 गुणा कितना, 30,
और लगाएंगे ये अंतर का चिन्ह, लगाएंगे ब्रेकेट। फिर कह रहा है पहली 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 4। इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है? 25। और अगली 3 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया है 35। कितना दिया है? अब इन्हें देख लो भाई, 25 चौका कितने होते हैं? 100। और 35 तियाँ, 3 पंजे 15, 105। 35 तियाँ 100, इनकी कर लो 6 तियाँ 18, यानी ये 180 रहे। और अंतर इनका देखो, इन्हें जोड़ो, कितने हो गए? 205। ठीक है, तो घटा लो भाई। संख्या आपकी जो पूछ रहा था वो संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, तो चाहे ये 2 बार में तोड़े, 3 बार में तोड़े, कुछ भी करे, इसका आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे जब भी ये तोड़ तोड़ के हमसे पूछेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 25, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल, एक पहिए का व्यास 3.5 मीटर है, वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? देखो, पहिया होता है वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो इसमें जो पहिया अपनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में चली गई दूरी यानी उसकी परिधि के बराबर होती है, तो जितने चक्कर लगाएगा उतनी दूरी तय करेगा। यानी कि आपका हो गया दूरी बराबर पहिए की परिधि और गुणा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो यहाँ देखिए, अब हमसे दूरी पूछ रहा है, दूरी दे रखी है, सॉरी, दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर, और ये हमें दिया है मीटर में। तो या तो मीटर को किलोमीटर बना लो या किलोमीटर को मीटर। तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई कोई पेड़ काट के लाओ और उसके खूंटे छोटे छोटे टुकड़े करना बहुत आसान है। ठीक है, और छोटे छोटे अगर कहीं टुकड़े रखे हैं तो उससे पेड़ बनाना कितना मुश्किल है नहीं है? तो इसलिए हमेशा क्या करिएगा कि बड़ी राशि को क्या करें, छोटी राशि में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, सबसे बेहतर तरीका तो यही है आपका। फिलहाल देखिए जरा यहाँ से, तो हमारे पास दिया है 11 किलोमीटर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 11 में, इसलिए आपका 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 11 किलोमीटर में हो जाएंगे 11,000 मीटर। कितने हो जाएंगे? 11,000 मीटर। ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई। यानी दूरी की जगह अब आप क्या रखेंगे? 11,000। कितने रखेंगे? परिधि, परिधि का सूत्र होता है पहिए की 2πr। क्या होता है? परिधि का जो सूत्र है वो है 2πr। और चक्करों की संख्या हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n लिखे ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, सबकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे 11,000 हो गए, और 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 r। अब हमें यहाँ पे दिया है व्यास। अगर हमें कहीं पे व्यास दिया है, व्यास दिया है 3.5, तो त्रिज्या इससे आधी हो जाएगी। 3.5 के बटे में कितना? 2। ज्यादा झमेला कतई नहीं, पॉइंट हटाओ 0, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। अर्थात जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी आएगी? 7 बटे कितनी? 4। तो 7/4। अब संख्या नहीं पता है, आप n मान रहे हैं उसे, तो देखिए काटो भाई, 7 से 7 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 11, और 11 एकम 11, यानी कि 1000 बचे। तो n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1000। यानी कि पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने? 1000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 12% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति 800 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा मूल्य का मतलब नया मूल्य। ठीक है, तो जरा समझिएगा, यहाँ से 2 सूत्र थे, एक नया मूल्य और एक पुराना मूल्य। नया मूल्य, और नया मूल्य क्या था? यहाँ पे था कीमत गुणा दर, जो भी दर हो, और बटे में आप मात्रा लिखिएगा, और गुणा में कितना? 100। ये नया मूल्य निकालने के लिए सूत्र है। अगर हमारा कहीं पे पुराना मूल्य निकालना होता, कौन सा? पुराना मूल्य, तो पुराने मूल्य निकालने के लिए क्या था? आप कीमत लिखते, गुणा में दर, और पूरे के बटे में मात्रा, और गुणा, सॉरी गुणा है यहाँ पे, गुणा 100 प्लस माइनस दर। यानी कि अगर दर बढ़ रही है तो 100 में जोड़ेंगे, और घट रही है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हमसे पूछ रहा है चीनी का बड़ा मूल्य, अर्थात इसकी बात कर रहा है, तो नया मूल्य पूछा है। कौन सा पूछा है? नया मूल्य। तो नए मूल्य में क्या है? कीमत। कीमत कितने रुपया लेके गया वो? 800 रुपये। कितने लेके गया है? 800। और गुणा दर, दर में क्या है? 12, और बटे में आप
कितनी मात्रा है, 3 किलोग्राम। और कह रहा है नया मूल्य है, तो आप गुणा में कितना रखेंगे, 100। कितना, 100। ठीक है, रख दो भाई, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से कैंसिल, 3 चौक 12, 8 चौक 32 रुपए प्रति किलोग्राम। चीनी का जो नया मूल्य है वो कितना आ जाएगा आपका, 32 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही हमारा सवाल क्या हो गया। अगर कभी हमसे पुराना मूल्य पूछता तो 100 से दर को क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योग, यानी कि दो संख्याएं हैं उनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13। और उनका जो अंतर है, अंतर कितना दिया है, 1। कितना दिया है। तो हमसे पहली बात, अगर आगे कुछ भी पूछा हो तो जब भी हमने आपको पहले बताया है, कई बार बता चुके हैं ये सवालों में, कि अगर योग दिया है और अंतर दिया है तो बड़ा और छोटा जो पद निकाला जाता है, तो बड़ा पद निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, और छोटा पद निकालना है तो घटा के। यानी अब यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं थीं, तो बड़ी और छोटी। मान लो हमारे पास एक संख्या a है और एक क्या है, b। तो इनका हम पहले एक ही वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मान ले रहे हैं बड़ी संख्या। तो इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा। यानी कि ये 13 प्लस 1 बटे कितने, 2। 13 और 1 14 बटे कितने, 2। 2 सत्ते 14। अर्थात जो बड़ी संख्या है इनमें से वो कितनी है, 7। अगर हम छोटी संख्या निकालेंगे तो योग अंतर को घटा करके क्या कर लेंगे, आधा। अर्थात 13 माइनस 1 बटे कितने, 2। 13 से 1 गया, 6 बटे कितने, 2। 2 तिया 6। अर्थात एक जो छोटी संख्या है वो कितनी है हमारी, 3 है। कितनी है, नहीं सॉरी गलत हो गया यहाँ पे देखिए, आधा पहले ही कर दिया भाई। 12 से वो 13 से 1 गए कितने, 12 बटे में 2, 2 छंग 12। ठीक है, यानी कि एक संख्या हमारी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो जब भी बड़ी संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, छोटी संख्या निकालते हैं घटा के आधा करते हैं। अब एक संख्या हमारी 7 है और एक संख्या क्या है, 6। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में कि ये क्या पूछ रहा है। कह रहा है तो संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अगर हम घन करें तो इसका जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो अब आपको संख्या तो पता ही है, एक संख्या आपकी कितनी है, 7, और एक संख्या कितनी है, 6। इनका आपको क्या करना है, घन करना है। तो घन तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 3 और यहाँ पे 6 की पावर 3। इनका घन करके जोड़ के इनमें से आंसर कमेंट कीजिए कि आंसर आपका कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, 7 का घन और 6 का घन दोनों का घन करेंगे, क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, आगे देखिए सवाल। अगला कह रहा है कि यदि संख्या इतनी इतनी 18 से भाज्य है तो इसकी स्टार की वैल्यू, अब जरा देखो, 5 है, 2 है, 0 है, 3 है, स्टार है और 2 है। भाज्य कितने बतानी है, 9 से। यानी कि 9 दूनी 18। इसमें दो फैक्टर हैं, यानी दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं से क्या होनी चाहिए, ये संख्या भाज्य होनी चाहिए। 2 से भाज्य होने के लिए ये होता है कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है, यानी इकाई का अंक है, वो 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो देखो यहाँ से 2 है, यहाँ 2, 2 एकम 2, तो इसकी तो काम खत्म हो गया, यानी इसका कोई रोल नहीं है। अब कौन बचा है, 9। तो 9 से भाज्य कब होगा, जब अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो वो संख्या 9 से क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, तो जरा देखिए अंकों का योग, 5 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3, स्टार छोड़ दीजिए, प्लस कितने, 2। सबको अगर हम जोड़ें, 5 और 2 7, 3 10 और 2 कितने, 12। अब भाई 12 तो कहीं से कहीं नहीं कटते हैं। 12 के बाद जो संख्या आती है 9 से कटने वाली, वो होती है 18। तो इसको हम घटा लेते हैं, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 6। अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो ये संख्या 18 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है 2400 रुपए को विकास और रघु में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 3। उनके हिस्सों का अंतर बताना है। क्या बताना है, देखो भाई, एक है विकास, एक है विकास और एक है रघु। कौन है, रघु। ठीक है, अब इनके जो हिस्सों में अनुपात है वो है 5 अनुपात कितना, 3। अब कह रहा है जो रुपए थे 2400, इन्हें हमने बांट लिया है। 2400 रुपए को बांटिए, 5 और 3 8, 8 तिया 24, अर्थात 300 आ गया। 300 से इनकी गुणा कर लीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, हमसे पूछ क्या रहा है,
कह रहा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो भाई यहीं पे लगा दीजिएगा अंतर, ठीक है। चाहे इनकी वैल्यू पता करके घटा लो या सीधा सीधा यहीं पे। तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, यानी इनकी गुणा कर दो, 2 तिया 6, अर्थात इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 600, ठीक है। एक बार पुनः सवाल को समझते हैं थोड़ा सा, जरा देखिए। एक है भाई विकास और एक कौन है, रघु है। कौन है, रघु। तो इनकी जो रुपए हैं वो बांटे गए हैं किस अनुपात में, 5:3। अर्थात विकास को अगर 5 मिले तो रघु को कितने रुपया मिलने चाहिए, 3 रुपया। रुपए हैं आपके पास कितने, 2400। कितने रुपए हैं, 2400, ठीक है। अब 2400 रुपए हैं, ये कुल रुपए हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 5 और 3 8। अब हमसे पूछ रहा है कि इनके जो भाग हैं इनमें अंतर कितना होगा। तो देखो इसे 5 मिले, इसे 3 मिले, तो इसके इनका अंतर कितना हो गया, 2। तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6, यानी इनके जो रुपयों में अंतर होगा वो कितने रुपया आएगा, 600 रुपए का क्या होगा, अंतर, ठीक है। यही सवाल हमारा हल हो गया। आपका आंसर कौन सा है, डी वाला, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3:2:4, यानी कि थैली है उसमें 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3:2 कितने 4। देखो बचपन में जब कोई छुट्टे पैसे दे के जाता था तो गुल्लक होती थी एक, उसमें डाल दिया करते थे, फिर इकट्ठे काउंट करते थे, किए हैं नहीं किए हैं किसी ने भाई। तो उसी हिसाब से आपको भी ये पैसे क्या हैं, काउंट करने हैं। आपने एक गुल्लक फोड़ी है और उसी में ये सिक्के निकले हुए हैं। तो 1 रुपया के 3 सिक्के अगर हैं तो 50 पैसे के 2 हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 4। अब इन सिक्कों को जो मूल्य निकला है वो निकला है कितना, 450 रुपया। कितना, यानी कि टोटल जो रुपया हैं वो हैं 450। तो पहले हम देख लेते हैं अनुपात वाले। अगर 1 रुपए का आपके पास 3 सिक्का हो तो कै रुपया हो गए, 3। और 50 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के हों तो 5 दूनी 10, अर्थात 1 रुपया हो गया। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हों तो जाके आपका 1 रुपया होता है। 3 4 5, अर्थात इस प्रकार आपके पास कुल कितने रुपया हो गए हैं, 5 रुपया। तो जब भी कभी ऐसा आए तो पहले इनके रुपए बना लीजिए कि कितने रुपए हैं। तो हमारे पास कितने रुपए आए, 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो भाई 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4। काट दो, 5 नेम 45, 9 चौक 36, अर्थात 25 पैसे के 360 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, तो ये सिक्कों का सवाल है, बहुत सरल है और अच्छा सवाल है। आगे देखिए कह रहा है इतने इतने का लासा कितना होगा। तो जब भी ऐसे का लासा निकलवाता है तो ये आपका होता है भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का मासा। तो जो चीज हमसे पूछा जाए अंशों का वही करना है, यानी कि जैसे कि लासा है तो अंशों का लासा, मासा है तो अंशों का मासा, ठीक है। बटे में अपोजिट रखना है। कैसे करना है, जरा देखो हमारे पास लिखे हैं 3, 2 पॉइंट कितने 7 और 0.09। सबसे पहली बात है कि जीरो खत्म कीजिएगा। देखो कैसे, 3 बचा, 27 पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाने वाली प्रथा अभी तो चालू है, खत्म थोड़ी ही हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पे हटाओ भैया, यहाँ 2 के बाद है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि नीचे का हिस्सा एक हिस्सा तो बराबर हो, तो भाई यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ भी 2 जीरो कर लिए, यहाँ पे एको नहीं है तो हमने 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लिए, ठीक है। अब हमें इनका निकालना क्या है, इनका चाहिए है हमें लासा। क्या चाहिए है, लासा। तो लासा क्या होता है, अंशों का लासा, अंशों का लासा और बटे हरों का मासा, हरों का मासा। ये हमारा भिन्नों का जो सूत्र है उसका लासा मासा निकालने का ये है। देखिए जरा यहाँ से, अब जो अंश दिए हैं उनका हमें लेना है लासा। अंश कितने कितने हैं, 300, 270 और कितने हैं 9, ठीक है। इनका लासा ले लो, 300 काटे 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 तिया 9। फिर एक बार 3 से काटो तो यहाँ पे 100 बचे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जो एक आए उसे छोड़ते जाओ। 10 से ही काट लो भाई, कट रहे हैं 10 250, 10 तिया 30। अब तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, इन सब की क्या कर देंगे गुणा, 3 तिया 9 तिया 27 और 10 250, यानी कि इनका जो लासा आ गया है वो आपका आ गया है 2700। कितना आ गया, 2700। अब वहां पे रख दीजिएगा। देखो जरा, अंशों का जो लासा आया है वो आया है आपका 2700
और बटे हरों का मासा। चूंकि हर तो आपके बराबर हैं तो मासा लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वही होगा, अर्थात कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अर्थात इनका जो मासा वो लासा आ गया है वो आया आपका कितना 27। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, डी वाला ठीक है। ठीक, आगे सवाल देखिएगा। अगले सवाल में कह रहा है 5 घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 7 बजे एक साथ बजी हों, कितने बजे एक साथ बजी हों, 7 बजे, तो कह रहा है दोबारा कितने वो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कितने बजे, यानी ये पूछा है कि कितने समय बाद, है ना। तो इस समय का कोई मतलब नहीं है, जो आपको बजे दे रखे हैं 7 बजे 8 बजे, ये तब मतलब होता जब आपसे ये पूछता कि कितने बजे दोबारा 7 बजेंगी। तो हमें इनका नॉर्मली लासा लेना है। तो जरा देखिए यहाँ से कितने कितने हैं आपके पास, 6, 8, 12, 18 और कितना 45। देखो आप देख रहे हैं लगभग सभी 3 से कट रहे हैं, तो 3 दूनी 6, जो नहीं कट रहे हैं उन्हें ऐसा ही लिख लेंगे। 3 चौक 12, 3 छक्क 18, 15 तियाँ 45। अब आप 2 से काट लीजिएगा, 2 एकम, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 तियाँ और कितना बचा 15। तो अब फिर 2 से एक बार काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 3 और यहाँ से कितने 15। 3 से काट लो भाई, 2 बचे, 3 एकम 3 पंजे 15। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखो, ये सब हमें सेकंड दे रखे हैं, आंसर हमारा सब मिनट में दे रखा है। तो यहाँ पे मिनट का सेकंड भी बनाना पड़ेगा, वो बाद की बात है, पहले इनकी गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तियाँ कितने हो गए 360। अर्थात इनका अगर हमने सबका लासा निकाला तो आया आपका कितना 360 सेकंड। कितना आ गया है 360। अब हमसे ये मिनट में कन्वर्ट करवा के आंसर पूछ रहा है, तो भाई आप यहाँ से निकाल लीजिए 360 बटे कितने 60, तो 0 से 0, 6 छंग 36। अर्थात कितने मिनट बाद दोबारा 7 बजेंगी, 6 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद, तो आपका आंसर आ गया बी नंबर। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे तो इनका पहले आप लासा लीजिएगा, फिर इन्हें सेकंड में बनाने के लिए 60 से भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हाँ ये पूछता कितने बजे, अगर हमसे ये पूछ लिया होता कितने बजे दोबारा 7 बजेंगी, तो हम क्या करते यहाँ से, जो हमें यहाँ टाइम दिया है 7 बजे, इसी में 6 मिनट जोड़ देते, अर्थात आ जाता हमारा 7:06 पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता अगर हमसे बजे पूछा होता तो। चूंकि ये नहीं पूछा है तो निकालने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए भाई जरा यहाँ से, जो भी आपका भी अंडर रूट में अगर ऐसा हो 0.04, तो यहाँ पे 4 का वर्ग तो वर्गमूल 2 होता है, 2 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट रह जाता है। यानी कि जब भी हम किसी को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे पॉइंट वाली संख्या को, तो जितने के बाद पॉइंट लगा होता है आधे के बाद रह जाता है। अब यहाँ देखो डबल अंडर रूट है, तो पहले तो यहाँ पे हम घनमूल ऐसा ही लगे रहने देंगे। यहाँ देखो आप पता है 64 तो वर्ग होता है कितने का 8 का, 8 8 64। अब यहाँ है कितने के बाद वो जोड़ा बना लो 1 2, सही है। तो यानी अब 3 के, एक तो 8 आ गया, एक इसका 0 लिखा, एक इसका 0 लिख लिया, तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे है हमारा घनमूल लगा है, तो घन में जोड़ा बनता है 3 का, यानी कि 3 के बाद अगर पॉइंट लगा है तो 1 अंक के बाद पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से 8 जो है 8 होता है 2 का घन, 2 दूने 4 दूने 8। अब यहाँ पे बनता है 3 का, तो यानी एक तो है ही 3 का 1 लिखा जा रहा है और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका 0, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया है 0 पॉइंट कितना 2। ठीक है, तो यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिएगा, लिखा 40 इतने इतने का मान कितना होगा। तो देखो जरा, ऐसा ये सरलीकरण का सवाल है और इसमें चिन्हों का ही ध्यान रखना होता है और कोई खास बात नहीं है। चिन्ह में क्या है वो आपको बताते हैं कि गुणा में घाते हैं जोड़ दो, भाग में दो घटाए, नहीं नहीं वो सॉरी ये प्लस माइनस वाला है। तो इसमें होता है का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण दो घटाए। यानी कि पहले आपको कहीं पे अगर पूरे सवाल में सरलीकरण में कहीं पे का लगा है उसे हल करना है, फिर का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटाए।
ये वाला सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो जो नियम है इनमें चिन्ह है उन्हीं का नियम का पालन करिए, कभी भी आपका ये सवाल जो है गलत नहीं होगा। जरा देखो, इस 40 का तो कोई कसूर नहीं है, 40 अकेला है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है प्लस, ये परसेंटेज हटाओ, 150 गुणा 60, परसेंटेज हटती है तो बटे में कितना 100। फिर अगला चिन्ह ये माइनस का गड़बड़, वो भाग का गड़बड़ है, भाग की जगह अगर हम गुणा करेंगे तो संख्याएं उल्टी हो जाती हैं, अर्थात 5 बटे कितना 9, माइनस में कितना लिखा है 25। ठीक है, तो आप काट लीजिए भाई यहाँ से, देखो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 3 से 15 छक्का 90, 9 ढाई 90, यानी कि इनका आंसर आ गया आपका 10। तो अब जरा देखिए, ये 40 है प्लस 10 पंजे कितना 50 और माइनस 25। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 40 और 50 से 25 गए, कितने बचे 25, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया है 65। ठीक है, तो यही आपका सवाल हल हो गया, आंसर आपका 65 है। ठीक है, तो सरलीकरण बहुत सरल होता है, इसका नाम है इसीलिए सरलीकरण रखा गया है। कह रहा है निम्न में कौन सा अनुपात भिन्न है। अनुपात भिन्न का मतलब है अलग कौन सा है। अलग कहने का मतलब है, मान लो कि आपको कहीं पे अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। अब जरूरी नहीं कि ये किसी एक संख्या का हो भाई, ये तो बहुत संख्याओं का 5:6 हो सकता है। जैसे मान लो हमने 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, इनका भी यही होगा। 3 से गुणा कर दो, 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18, इनका भी यही होगा। 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। ठीक है, तो ये हमारा सब, इनका अगर हम कैंसिल करें तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 5 तियाँ 15, वो 3 पंजे 15 और 3 छक 18। ऐसे ही यहाँ से अगर हम गुणा करें तो 4 से 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो देखो इन सभी का अनुपात जो है वो कितना आ रहा है 5:6। तो ऐसे ही हमें इसमें बताना है कि ये जो सवाल अगर हम इसे हल करें तो इनमें से कौन सा अलग आएगा। देखिए जरा हल करके देख लो भाई, ये 18 लिखे हैं, ये 12 लिखे हैं, 6 से कट जाएंगे, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, अर्थात इनका तो अनुपात कितना आया 3:2। ऐसी यहाँ से 5 से कट जाएंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, इनका भी यही आया। इन्हें काटो, 16 एकम 16 दूनी 32, 16 एकम 16, इन्हें ये तो 3 अनुपात कितना है 2 है। तो इनमें से आप देखिए कौन सा अनुपात आपका अलग आया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा अलग आया है सी। बाकी सबका 3:2, 3:2, 3:2 आया है, इसका आया है 2 कितना 1। तो यही हम सवाल क्या है, यही अनुपात क्या है सबसे अलग है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। देखो जैसे कि जो विकर्णों की संख्या है वो भुजाओं पे ही डिपेंड करती है कि जितनी भुजाएं होंगी उसी हिसाब से उसमें विकर्ण होते हैं। तो इसका एक जो सूत्र होता है कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ये होता है आपका n-3 और बटे में कितने 2। जहाँ पे जो n है, जहाँ n बराबर है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, देखो भाई ठीक है, ये n का मान है, यानी जितनी भुजाएं हैं n की वैल्यू वही होगी। अब हमें तो ये पता है, इनमें से तो कोई बात पता नहीं है, तो जरा देखिए यहाँ से n-3 और बटे में कितने 2 बराबर विकर्ण कितने हैं 44, तो इनकी इनसे गुणा कर दीजिएगा। n-3 और बराबर 44 दूनी कितने 88। अब या तो हम इसे द्विघात समीकरण बनाएं, फैक्टर तब भी करने हैं, या यहीं पर फैक्टर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कैसे फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर ऐसे लाओ कि उनमें अंतर 3 का हो। जैसे इसके फैक्टर तो वैसे तो बहुत होंगे, 22 चौक 88 है ना, 44 दूनी 88, 11 अट्ठे 88। तो जरा देखो यहाँ से एक फैक्टर आया है, गलती से भूल गया, 11 अट्ठे 88। तो भाई देखो इनका अंतर है कितना है 3 है, 11 में से 8 जाएं 3 बचेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है n की वो यही आएगी। यानी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 11। अगर हम यहाँ पे 11 रखेंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। 11 में से 3 गए 8 और 11 अट्ठे 88, अर्थात n की वैल्यू आपकी कितनी आई है 11। यानी कि उस बहुभुज में जो टोटल भुजाएं हैं वो कितनी हैं 11 भुजाएं हैं। ठीक है, यही सवाल हमारा सॉल्व हो गया, अर्थात n की वैल्यू आ गई हमारी 11, यानी उस बहुभुज में 11 विकर्ण हैं। अगला सवाल देखिए,
कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 36 और 45 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जरा देखो, जब कभी सिर्फ मिलकर पूछे, क्या पूछे कि मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कैसे निकालना है भाई। पहला निकाल कर रहा है 36 दिन में, दूसरा कर रहा है 45 दिन में, मिलकर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि काम कम हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो इन्हें दोनों को जोड़ लो। 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 चौक 20। अगर वे लोग दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है तो अगर ऐसा कभी भी आए मिलके पूछे तो इसी विधि से करिए, सबसे सरल विधि है। आगे देखो, कह रहा है लोहे के एक ठोस बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या कितनी है 12, लंबाई इतनी है, को गला करके इतनी ऊंचाई के लघु शंकु, लघु मतलब छोटे शंकु है ना, बनाए गए हैं। शंकुओं की संख्या बतानी है आपको। कह रहा है कितने शंकु, मतलब शंकुओं की संख्या। तो जरा देखो, एक तो आपके पास क्या है, बेलन है, तो और एक क्या है, शंकु है। एक क्या है, शंकु। ये हमारे पास दिए हैं दो चीजें। तो आपका जो बेलन है उसका क्या कह रहा है, एक ठोस बेलनाकार पाइप की त्रिज्या तो 12 है, त्रिज्या ये वाली कितनी है 12, और इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है 20 है। अब जो हमने शंकु बनाया है इसका व्यास है 6, व्यास कितना है 6, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 15। तो भाई अगर 6 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 3, कितनी होगी, क्योंकि त्रिज्या होती है आधी। अब आपने बेलन का आयतन सुना होगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हमें संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। अर्थात बेलन बड़ा है तो बड़े चीज का आयतन बटे छोटी। जब भी कभी किसी की संख्या निकालनी हो तो बड़ी चीज के आयतन क्षेत्रफल को छोटी चीज के आयतन या क्षेत्रफल से क्या कर देते हैं, भाग, और हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिए, ये वाली चीज है बड़ी। देखो भाई, इनमें कॉमन क्या चीज है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो पाई से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, अर्थात आर बची। अब आर का होता है स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखिएगा, यानी बेलन की जो त्रिज्या है वो है 12 और इसे हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसका है एच, एच इसकी कितनी है 20, ये लिख ली। अब पूरे के बटे में, अब यहाँ देखो इस पे आओ, इसकी तो सब चीजें फिट हो गई। अब इसको देखिए, ये 1 बटे कितना लिखा है 3, तो जो बटे के बटे आते हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी 1/3 है, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे और 1 कहाँ रह जाएगा, बटे में। ठीक है, गुणा। अब यहाँ पे पाई तो हमने दोनों से की कैंसिल, आपस में कर ली। इसकी ये त्रिज्या बता रहा है, इसकी त्रिज्या आपने कितनी ले रखी है 3, कितनी है, क्योंकि व्यास 6 था तो त्रिज्या कितनी है 3, स्क्वायर है 2 बार लिखिएगा, 3 गुणा 3 गुणा इसकी एच कितनी है 15, कितनी है 15, काट लो भाई, 3 से 3 कट गए, 3 चौक 12 हो गए। अब यहाँ से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, इनकी गुणा कर लो, 4 चौक 16, चौकू 64, अर्थात 64 शंकु बन जाएंगे। कितने शंकु बन जाएंगे, 64। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका ये हल हो गया, यानी कि कितने शंकु आए हैं 64। अगला देखिए सवाल, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो देखो, जब भी कभी ऐसा किया जाता है तो हमेशा आती तो कमी ही है। ठीक है, कितनी कमी आएगी ये देखना है। जरा देखिए, मान लो कि हम मान ले रहे हैं पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था आपका 100, अब बता रहे हैं लंबाई में 20 वृद्धि कर दी, अर्थात ये हो गई 120 बटे कितना 100, और चौड़ाई में 20% कमी कर दी गई है, तो भैया 80 बचे, बटे में कितने 100, तो पहले 100 से 100 खत्म, 1 0 2 0 से 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे, यानी जो चीज पहले 100 थी अब कितनी रह गई है 96 रह गई है। तो कमी हो गई कितने, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, यही हमारा सवाल हल हो गया। कहीं पे है आपका आंसर डी है, यानी कि 4% की कमी आ जाएगी। अगला सवाल कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु 3:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 3 और 5। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद जो इनकी आयु है वो 5 कितने में हो जाएगी, 7 में। तो जब भी आयु के ये डबल अनुपात वाले सवाल आएंगे तो इसी विधि से करते हैं। जरा देखिए, इन्हें लिख लिया हमने, पहले 3:5 फिर 5:7। चाहे आपके ये 12 वर्ष बाद लिखे होते चाहे पहले लिखे होते, इनसे कोई फर्क नहीं है, इन्हें अलग लिख लेंगे। फिर इनकी तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 तियाँ 21,
पचम 25 और इनका ले लेंगे अंतर। 7 5 का अंतर हो गया 2, 25 21 का अंतर हो गया कितना 4, और जितने वर्ष बाद पूर्व कुछ भी हो वो सब गुणा में रखने हैं। तो कितने हैं 12। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा है छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है? इन दोनों में आपको छोटा कौन सा लग रहा है? 3 वाला। तो यहाँ गुणा में 3, 4 तियां 12, 3 तियां 9 दूनी 18, अर्थात जो छोटा व्यक्ति था उसकी आयु कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। कितनी होगी? 18 वर्ष। यही हमारे सवाल का हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। 55 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। किसका पूछ रहा है? 55 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत, सॉरी संख्याओं का औसत। अब हमसे ये सवाल पूछ रहा है तो जरा देखिए, कल को ये भैया क्या कहेगा, ये अगाडोली संख्याएं दे रखी हैं ना, आधी हो रही हैं ना पूरी हो रही हैं, है ना। 55 है, 75 है, 67 है, 33 है, 47 है, 49 है, 135 है। अगर कभी भी ऐसी संख्या दे जो सम ना हो, क्या ना हो, जैसे हमसे कह रहा है 55 तक की, कल को ये क्या कहेगा? 55 तक की विषम संख्याएं, यहाँ पे लिख लो, विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। फिर इससे अगले दिन हमसे कहेगा कि 55 तक की सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं। अब भाई प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भाई ये सिर्फ हम जो नियम बता रहे हैं वो तब के लिए है जब आपकी ये संख्या हमें विषम दे रखी हो। कैसी दे रखी हो? विषम, यानी कि ये 2 से भाज्य ना हो, आधी आधी ना की जा सकती। वैसे तो आप लोग जानते हैं आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो जब भी कभी ऐसा आए कि वो संख्या आधी ना हो, अब जैसे 37 तक की पूछ ले, 45 तक की पूछ ले, 67 तक की पूछ ले, तो इसके लिए इन तीनों का एक ही सूत्र है भैया, जितनी संख्या बता रहा है उसमें एक जोड़ो और आधा कर लो, आपका औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? औसत। ठीक है, तो 55 और 1 कितने हो गए? 56, और इनका आधा कर दीजिए, यानी कि इनका औसत कितना आ गया आपका? 28। कितना आ गया? तो इनके अलग अलग सूत्र ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी कभी ऐसी संख्याएं दे तो आप उसमें एक जोड़ो, आधा करो, और आपका क्या निकल जाएगा? औसत। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि इतने इतने का मान कितना होगा। अब ये घातांक करनी का सवाल है, तो गुणाम घातें जोड़ दो, भागम दो घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा दो करवाए, यही वाला हिसाब लगाइए भैया इसमें। तो देखो भाई यहाँ से क्या लगा है? ए की पावर है, सबका आधार तो ए ही है। अब यहाँ पे आधार ए है, यानी कि तो हम इनकी घातें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो जब आधार बराबर हो तब। तो जरा देखिए, ए की पावर यहाँ पे कि पहले कितनी है? 11, ये माइनस में है 9, और भाग में दो घटाए, भाग में वाली भी माइनस में जाएगी 2, तो यानी कि ये आपका आ गया ए की पावर 11 माइनस 11, और ए की पावर 11 माइनस 11 यानी कि कितनी बची? 0। जब किसी की भी वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो इसका जो सलूशन आया आपका, वो आपका कितना आ गया है? ए आ गया है, 1 आ गया है। तो इसकी जो आंसर है वो आपका कितना होगा? ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है संबंधित संख्या को चुनिए, संबंधित संख्या को चुनिए। इन्होंने देखो क्या किया गया है कि 1000 थे और रह कितने गए? 100। क्या कमी आई? यानी कि हमसे इसका 10वां भाग कम कर, 10वां भाग पूछा है। कौन सा? जैसे हम 1000 थे और अगर हम उसका 10वां भाग निकालें तो आपका कितना आएगा? 100। कितना आएगा? अब हमसे पूछ रहा है तो भैया 10 का 10वां भाग कितना होगा? तो 10 का 10वां भाग निकाल लो, 0 से 1, 1 कम 1, कितना आ जाएगा? 1। यानी कि यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, या सीधे सीधे तर्क संगत वो कहते हैं ना, आहिर वो सॉरी क्या नाम है, बद्दिया वाली बुद्धि लगाओ, यहाँ 1 0 कम करो तो यूं 1 0 कम कर लो ना, समझ में आई? तो भाई यहाँ 10 है तो 1 0 गायब कर दिया, इसका कितना हो गया? 1। तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे वैसे लगाओ। कह रहा है निम्न में भिन्न का वो निम्न में भिन्न को चुनिए। इनमें से जो भी अलग है, यानी 3 जो है वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, और एक क्या है इनमें से अलग है, तो उसी को हमें क्या है? चुनना है। तो जरा देखिए, थिम्फू, थिम्फू भी क्या है? राजधानी है। कहाँ की है? भूटान की। कहाँ की राजधानी है? भूटान की। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? आप जानते हैं कि नेपाल की। ढाका है बांग्लादेश की राजधानी है। कहाँ की है?
और ये तो भैया खुदा शैतान बैठा हुआ है ना। तो यही सबसे अलग है। वैसे भी विश्व में पाकिस्तान ही सबसे क्या है, अलग है ना, अजीब देश है। आगे देखिएगा तो इसमें है सबसे अलग क्या है, पाकिस्तान। बाकी ये सब क्या है, सब देशों की राजधानियां दे रखी हैं, और पाकिस्तान खुद राजधानी लेके बैठा है, ठीक है, ये अपने देश को ही लेके बैठ गया। ठीक, आगे देखिए तो इसमें सबसे अलग क्या हो गया, पाकिस्तान। अगला सवाल देखें, कह रहा है निम्न में ए का अर्थ जो है प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, भाग है ही नहीं, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे पहले सॉल्व करिए। ब्रेकेट लगी है 10 और फिर क्या लिखा है सी। देखो सी का अर्थ क्या है, गुणा, 4 आ गया। फिर क्या है ए का अर्थ है प्लस, फिर ब्रेकेट है, फिर 4 है, फिर सी का अर्थ है गुणा, कितना 4। फिर आपका लिखा है बी का अर्थ है माइनस, और कितना है आपका 6। ठीक है, तो जहां जहां पे हमारा ए बी सी लिखा था वहां पे हमने इनके चिन्ह प्रयोग कर दीजिए। 10 लिखे थे, सी की जगह देखो गुणा है, गुणा लिख ली, ए और फिर 4 लिखा, ए की वैल्यू है प्लस, प्लस लगा दिया, 4 लिखा, सी की वैल्यू कितनी है गुणा, और फिर 4 लगा दिया, बी की वैल्यू है माइनस, माइनस लगा दी, और कितना 6। अब आपका हल हो जाएगा। देखो 10 चौक कितना हो गया 40, प्लस 4 चौक 16, माइनस कितने 6, तो 10 और 16 ये हो गए 56, माइनस 6, अर्थात आंसर आपका कितना आ गया है 50। ठीक है, तो यही हमारा सवाल क्या हो गया हल। इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 50। एक रीजनिंग का सवाल इसमें का आता जरूर है, इसलिए इसे बहुत गौर से देखिएगा, ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ के करिएगा, एक निश्चित आएगा आपका। अब देखो कह रहा है अब ये रक्त संबंध का है, तो संबंध तो जैसे कि मान लो सभी के घर में है कि कोई किसी का पिता है, भाई है, बहन है, तो वही संबंध यहाँ पे दे रखे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। कह रहा है तुम्हारे पिता की पत्नी। अब पिता की पत्नी क्या होती है, माँ, क्या होती है माँ, यानी कि ये तुम्हारी क्या हो गई माँ। यहां से पहुंच गए हम। अब कह रहा है कि पिता, अब माँ के पिता तुम्हारे कौन होते हैं, नाना, क्या होते हैं नाना, का भाई, के पिता का भाई। अब नाना पत्नी के पिता का भाई, पत्नी के पिता का भाई क्या होगा, देखो जरा, तुम्हारे पिता की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता यानी कि तुम्हारे कौन हो गए नाना, का भाई, इनका भाई जो है वो भी भैया नाना ही तो होगा, क्या होगा नाना। तुम्हारा कौन होगा, तो तुम्हारा भी क्या होगा नाना होगा, क्या होगा नाना। ठीक है, तो ये रक्त संबंध जो हैं वो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छे होते हैं और इनमें निकालने में भी आनंद आता है। देखिए जरा आगे ये सवाल लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये नंबरिंग लिखी हुई है, कोई एक सीरीज लिखी है। अब हमें पता करना है कि इस सीरीज में अगले अगले क्या आएगा। तो जरा देखिए इनको हम लिखेंगे और इनके नंबर सबसे पहले लिखो। क्या लिखा है हमारा सबसे पहले एक्स, एक्स है एक्स यू वी आर टी और ओ। सबसे पहले हमें इनकी नंबर वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, नंबर। तो देखो जरा एक्स कितने पे होता है 24 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, और बी कितने पे होता है 22 पे, और आर कितने पे होता है 18 पे, कितने पे होता है, टी कितने पे है 20 पे, ओ कितने पे है 15 पे। ठीक है, अब हमारा ये चाहे अंक में लिखी हो चाहे एक्स वाई जेड करके लिख ली है, फिलहाल एक क्या है ये सीरीज लिखी हुई है। अब जरा देखो इनमें कोई संबंध बन रहा है, पहले 24 है फिर 21 हो गए, यानी चलो 3 कम हो गया, फिर कह रहा है 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, फिर यहाँ से अब 4 कम हो गए, तो भाई ये सीरीज तो बन नहीं रही है। अर्थात इसका मतलब है ये अल्टरनेटिव दे सकते हैं, कैसे, इनमें इनमें बन रहा है कुछ एक एक छोड़ के। जरा देखो 24 से 22 हुए, 22 से 20 हुए, यानी कि ये क्रम ठीक चल रहा है। इनका देखिए जरा 21 से कितने हुए 18, यानी 3 कम हुए, फिर 18 से कितने हुए 15, फिर 3 कम हुए, यानी कि सीरीज अब हमने पकड़ ली कि अल्टरनेटिव चल रही है। तो पहले इसका ये है और फिर यहाँ पे है, इसका मतलब है कि अगला आएगा आपका कौन सा। अब यहाँ से पहले 24 22 18 अर्थात अगले 20 है सॉरी, अब अगला आएगा हमारा क्या 18। अब आप देखिए 18 नंबर पे जो है कौन सा अक्षर आता है, 18 नंबर पे हमारा यही लिखा है आर, क्या आता है आर सॉरी, 18 नंबर पे होता है संख्या, वो शब्द होता है आर। तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या हो गया आर हो गया, क्या हो गया आर, सही है। तो
तो ऐसे कभी कभी ये सीरीज अगर आ जाए तो इसको पहले अंकों से लिख लेंगे, फिर उनकी नंबरिंग करके ही उसे हम पता कर सकते हैं कि अगला क्या आएगा। ठीक है, तो ये सवाल आज हमारे 30 सवाल थे जो आपको कराए गए, और बहुत बेहतरीन सवाल थे, और इन्हें बार बार ऐसी टाइप के सवालों को करिएगा। ठीक है भैया, देखिए आर्मी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।